नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान में। कथा कहे सो कथिक कहावे। दोस्तों, कला हम सभी में बचपन से होती है, बस उसे पहचानने भर की देर होती है। इसकी शुरुआत तभी हो जाती है जब एक नवजात शिशु अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अपने हाथ और पैरों का सहारा लेता है। बात अगर नृत्य की करें तो नृत्य एक बहुत ही प्राचीन कला है और इसकी कई शैलियाँ हैं। इनमें से एक है कथक। बात अगर शुरुआत की करें तो कथक की उत्पत्ति संस्कृत के एक शब्द कथा से हुई और आज कथक सिर्फ एक मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि हम इसमें अपना पूरा भविष्य बना सकते हैं और इसके अनेकों उदाहरण हैं। इन्हीं में से एक आज हमारे स्टूडियो में हमारी मेहमान बन के मौजूद हैं। तो बिना किसी देरी के आइए मैं मिलवाती हूँ आपको हमारी आज की मेहमान विद्या शर्मा जी से, जो कि अभी MLB कॉलेज में HOD के पद पे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विद्या जी हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू, नमस्कार जी। विद्या जी, ये तो हम जानते ही हैं कि कथक एक नृत्य है, पर ऐसा भी कहा जाता है कि कथक एक विज्ञान है। इसको किस तरह से हम जस्टिफाई कर सकते हैं? बहुत ही सारगर्भित और बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। आप जानेंगे कि कथक के अंदर मुझे लगता है 70-80% मैथ्स होता है, यानी गणित होता है जी। और गणित से भी ऊपर की चीज़ है, उसको पकड़ना बहुत कठिन है जी। तो विज्ञान तो इसमें है ही, शारीरिक है, मानसिक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो इन्वॉल्व है विज्ञान को लेकर। टाइम मैनेजमेंट है, ये भी विज्ञान है और आध्यात्मिकता है, सांस्कृतिक, और जिसको कहते हैं कि हमारी संस्कृति के साथ साथ इसमें एक आर्थिक जो पुट है जी, वो भी तो विज्ञान का ही है। जी बिल्कुल। इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह से कथक में रियाज होता है, पैर चलाने की प्रैक्टिस होती है बड़े लंबे टाइम तक, क्या इसमें भी विज्ञान है? बिल्कुल है, टेक्निक है उसके अंदर। जी। हमको उसको बहुत चिंतन मनन और गहराई से जानने की ज़रूरत है कि हमको उस पैर को किस तरह से रखना है। कभी आपको जब डॉक्टर टेस्ट करता है तो ऐसे पकड़ के पूछता है, यहाँ से नाड़ी दबाता है, ऐसे हमें भी पता होता है कि इस पैर को ऐसे रखेंगे तो कौन सी आवाज़ आएगी, ऐसे रखेंगे तो कौन सी आवाज़ आएगी, ऐसे रखेंगे तो कौन सी आवाज़ आएगी, ऐसे करेंगे तो कौन सी आवाज़ आएगी। तो ये विज्ञान ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जाना कि कथक एक विज्ञान है, तो मुझे ऐसा लगता है ज़रूर ही इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। आइए जानते हैं। विद्या जी, हम ये जानते हैं कि कथक सिर्फ एक नृत्य ना होके एक फिजिकल एक्टिविटी भी है। जी। कथक के माध्यम से ना कि हम सिर्फ एक कला को सीख पाते हैं, बल्कि ये हमें फिट रहने में भी हेल्प करता है, वेट लॉस में भी हेल्प करता है। और ऐसे क्या हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं कथक के? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि हर व्यक्ति में नृत्य है। आप जब भी बहुत खुश होते हैं, नृत्य का संबंध है आनंद की पराकाष्ठा से। बिल्कुल। तो जब किसी भी बात से बहुत खुश होते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? जो हम बहुत खुश होते हैं हम कूदेंगे, जाके किसी को गले लगाएंगे, घूमेंगे, ऐसे करेंगे, है ना। कोशिश ये रहती है हमारी कि हम जो बोल नहीं पा रहे उसको हम अपनी बॉडी से व्यक्त करते हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज़ है कि ये शरीर तो आप भी चाहेंगी, आप इतनी सुंदर हैं, आप चाहेंगी कि इसी तरह आप बहुत सालों तक, मतलब 80s तक, 100 तक बनी रहें। तो ये क्षमता नृत्य में है। ये जब व्यक्ति नृत्य करता है तो एक बाल और नाखून, वहाँ से पूरा संसार होता है और पूरा शरीर नृत्य करता है। ऐसे रोम रोम से नृत्य होता है। जो सही में नृत्य करते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। जो शारीरिक रूप से आप फिट होते हैं, फिर आध्यात्मिक भी है। सबसे पहली बात है कि ये ईश्वर को मनाने का साधन है। मेरी एक कुछ समय पहले अवधेशानंद जी से बात हुई थी जी। तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी, मैं उपवास भी करती हूँ, व्रत उपवास है, दान पुण्य करती हूँ, जो पाठ होते हैं करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ, जितना कर सकती हूँ करती हूँ, उसके साथ में नृत्य करती हूँ। तो आप मुझे बताइए कि मुझे और क्या करना चाहिए। तो उनका जवाब था कि बेटा, सबसे पहली बात तो है कि आप जो नृत्य कर रही हैं ये आपका सबसे पहला साधन है, इससे ईश्वर सबसे पहले खुश होंगे। तो मुझे लगा कि ये तो मैं बचपन से कर रही हूँ। जी। रही बात मानसिक की, अभी कोरोना पीरियड में आपने देखा होगा कितनी बुरी स्थितियाँ थी, बहुत ही खराब। लेकिन कला, मैं नृत्य नहीं कहूँगी, कला में ये शक्ति होती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में व्यक्ति सकारात्मक सोचता है और सकारात्मकता आपको बहुत कठिन परिस्थिति एकदम ऊपर ले आती है। तो हम कितनी भी कठिन परिस्थिति में रहें, हमारी कला
और मैं तो मतलब मोदी जी से निवेदन करना चाहूँगी कि कला को सभी को, कोई भी कला, वो नृत्य हो या फिर वो जिसको कहते हैं वादन हो, गायन हो, नाट्य हो या अभिनय हो, कंपलसरी करना चाहिए। शिल्प कला हो, जो भी हो, चित्रकला हो, साहित्य हो, ये कंपलसरी करना चाहिए। यदि छोटे बच्चों से ये चीज़ कंपलसरी की जाएगी तो उसमें नेगेटिविटी नहीं आएगी कभी। बच्चा हमेशा पॉजिटिव सोचेगा। फिर इसमें हमने हमारी अपनी भारतीय संस्कृति को हम बचा रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उससे जो परंपरा, जो संस्कार हमारे बच्चों में आते हैं। आज कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के पैर छूते हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट बोलती हूँ, तो कितने लोग हैं ऐसे। लेकिन आज मेरी विद्यार्थी जब कॉलेज के जाते हैं और किसी अचानक किसी प्रिंसिपल के या किसी टीचर के पैर छूते हैं तो उनको समझ में आता है ये उस कक्षा का विद्यार्थी है। तो हम इनडायरेक्ट उसको फिर टाइम मैनेजमेंट करते हैं, उसको लक्ष्य निर्धारित करके उसको अनुशासित बनाते हैं जी। तो और मतलब प्रचंड पुरुषार्थ करने की क्षमता देते हैं, तो वो कलाओं में है। बिल्कुल, कहने का मतलब है कि कोई भी कला हो आपको मन की खुशी ज़रूर देती है, बहुत प्रफुल्लित करती है वो। बिल्कुल बिल्कुल। विद्या जी, अभी हमने कथक को एक फिजिकल एक्टिविटी के रूप में समझा, हमने समझा कि कथक किस तरह से विज्ञान है। पर विद्या जी, ऐसा भी कहा गया है, ऐसा भी सुना गया है कि कथक देवताओं को अर्पण एक नृत्य है। कितनी सच्चाई है इस बात में? आप जो बोल रही हैं ये शब्दशः सही है जी, क्योंकि क्या है, कथा कहे सो कथिक कहावे जी। ये कथक वहीं से शुरू हुआ है कि जब लव और कुश रामायण काल में घर घर जाके कथा सुनाया करते थे। उसके बाद ये मंदिरों में होने लगा जी। मंदिरों में जो चारों तरफ ऑडियंस होता था और बीच में नृत्य होता था जी। और उस मुगल काल में आया और आधुनिक काल में तो नृत्य की शुरुआत तो अध्यात्म से ही है जी। लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हैं। आज भी आप देखेंगे कि उस समय की जो कथाएं हैं वो इसमें लोग करते हैं। सीता हरण हो, बिल्कुल है ना, द्रौपदी चीर हरण हो, बिल्कुल, या फिर ये है कि कालिया दमन हो, माखन चोरी हो, ऐसी गोवर्धन लीला, कितनी कथा, मदन दहन है, तो शिव पार्वती है। तो इस तरह की कथाओं का तो प्रचलन आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति के पास ये अच्छा माध्यम है कि नृत्य के माध्यम से हम ईश्वर को मना सकते हैं। बिल्कुल, मैं अपना उदाहरण दे रही थी आपको कि मैं इतने वर्षों से कर रही हूँ, 2.5 साल की उम्र से स्टेज पर हूँ, लेकिन मेरे पास आज तक कोई विजिटिंग कार्ड नहीं है जी। क्योंकि जो भी कुछ मिलता है मुझे ईश्वर देता है, मैं तो ये मानती हूँ जी। और लगभग देश के विदेश के सभी प्रतिष्ठित समारोह में मैंने कर चुकी हूँ, अपना परफॉर्मेंस दे चुकी हूँ। बिल्कुल, इसके पीछे क्या कारण है? परमात्मा ही तो करवा रहा है, मैं तो एक माध्यम हूँ। बिल्कुल सही बात, करवाने वाला वो है, करवाने वाला एक। हाँ, और मुझे एक वाकया आपको सुनाना था कि कुछ मैंने लगभग 15 कथाएं तो भोपाल में अवधेशानंद जी की सुनी है और लोगों की भी सुनती रहती हूँ, मुझे बहुत शौक है। तो उनसे मैंने एक दिन चर्चा की थी, ऐसे बैठे जैसे आपसे बातचीत हो रही है, तो उनसे बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी मैं व्रत करती हूँ, उपवास करती हूँ, आराधना करती हूँ, जाप करती हूँ, दान पुण्य भी करती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ और उसके साथ साथ मैं नृत्य भी करती हूँ जी। तो मुझे ये बताइए कि मुझे और क्या करना चाहिए ईश्वर को मनाने के लिए? तो गुरुजी ने मुझे बताया, अवधेशानंद जी ने, कि बेटा सबसे पहले तो आप जो नृत्य कर रही है ना, इससे सबसे पहले ईश्वर आपसे खुश होंगे जी। तो तब से मेरे दिमाग में यही है, मैं तो जब भी करती हूँ चाहे जहाँ भी हूँ 24 घंटे मैं नृत्य में ही रहती हूँ, मुझे दूसरी बात करना भी पसंद नहीं है, मैं स्पष्ट बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हर पल क्षण मैं ईश्वर को मना रही हूँ नृत्य के माध्यम से, और उसकी कृपा मुझे एहसास होता है कि 110% मुझ पर ईश्वर की कृपा है, ये मैं अनुभव करती हूँ। बिल्कुल, तो ये नृत्य है जो मुझे परमात्मा से मिलाता है, करीब ले जाता है जी। तो दोस्तों, विद्या जी से हमने बात तो की, पर आपको हम उनकी नृत्य की कुछ झलकियां दिखा दें। द्वितीय
बहुत खूब विद्या जी, बहुत खूब। आप बहुत सुंदर नृत्य करती हैं। तो दोस्तों, विद्या जी के बारे में तो हमने जान लिया है, कथक के बारे में भी जान लिया है, लेकिन विद्या जी को अब हम समय में थोड़ा पीछे ले चलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उनके बचपन की। विद्या जी, ऐसा पता चला है कि बहुत छोटी थी आप जब आपने अपना सफ़र कथक के साथ शुरू कर दिया। महज 2 से 3 साल की थी आप जी। और इतनी छोटी सी उम्र में अपने कला को पहचान पाना अपने आप में ही बहुत अद्भुत बात है। तो किस तरह से आपको इस छोटी सी एज में ये रियलाइजेशन हुआ कि कथक ही आपकी कला है? देखिए, जब मैंने सीखना शुरू किया तब तो मुझे नहीं पता था कि मैं कथक सीख रही हूँ, जी। लेकिन हुआ ऐसा कि मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो बहुत अच्छा गाती हैं जी। और वो हर साल, तब दूरदर्शन नहीं था, आकाशवाणी था, तो वो हर साल आकाशवाणी के वहाँ पे स्वतंत्र कुमार ओझा जी, मुझे याद है, वो आते थे और उनकी रिकॉर्डिंग करते थे। तो मैं एक दरवाजे पर बैठी रहती और वहाँ से ऐसे लगा लगा के उनको जो रिकॉर्डिंग करते थे वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था। 2-2.5 साल की उम्र होगी मेरी, इसके बीच की थी। तो मैं साइड से देखती थी, फिर उनको हर साल ना एक प्राइज़ मिलता था उसमें, तो वो भी मुझे अच्छा लगता कि ये हर बार प्राइज़ लेकर आ रही हैं ऐसा। तो फिर मैंने उनको देख के तय किया कि मुझे मतलब कुछ करना है। पर ये अनफॉर्चुनेटली, या जिसको कहें कि मेरा सौभाग्य था कि मैं जिस घर में रहती थी वो 1 नंबर था और 5 नंबर के घर में एक कथक डांसर मतलब गुरु रहते थे। तो मैं भाग भाग के उनके पीछे जाके स्कूल जाने लगी। तो मेरे फादर को लगा कि अब ये मानेगी नहीं, तो इसको स्कूल में दाखिला करा दो। तो मेरा स्कूल में दाखिला 2.5 साल की उम्र में केवल डांस के कारण ही हुआ और उस सेम टाइम मैंने वहाँ पे पहला परफॉर्मेंस दिया था, अभी तक याद है मुझे। और तब से वो कला यात्रा आज तक चली आ रही है। आज मैं पूरे 55 साल की हो गई। विद्या जी, जिस तरह से आपने अपनी कला को पहचाना है, मुझे लगता है इसी को हम भगवान की ब्लेसिंग्स कहते हैं। ईश्वर की असीम कृपा है मुझ पर। बिल्कुल। मुझे एक दिन सितारा जी ने अपने घर पे कहा था कि जब गुरु और शिष्य अच्छे मिल जाए तो भाग्य बन जाता है। जी। तो ऊपर वाले ने मुझे छप्पर फाड़ के दिया है, उसने क्या दिया है उसके मैं क्या धन्यवाद करूं। कोई शक नहीं है इस बात में। मतलब इतना कुछ दिया है ईश्वर ने कि बस ये है कि वो अपनी कृपा बनाए रखे। बिल्कुल, ये मुझे लगता है। विद्या जी, किस तरह से आपने अपनी शुरुआत की कथक के साथ, ये तो हमने जाना, पर किसने या कहें किस चीज़ ने आपको कथक को एज अ करियर चुनने के लिए प्रेरित किया? देखिए, मेरे घर में कोई संगीत वाले तो थे नहीं, सांगीतिक फैमिली से मैं नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि मेरी ग्रैंड मदर को बहुत शौक़ था। वो मेरा हर प्रोग्राम देखने आती थी 8-8, 10-10 किलोमीटर तक। और दूसरा, मेरे फादर को उर्दू का बहुत अच्छा ज्ञान था और उनको गज़ल का बहुत शौक़ था। तो शुरुआत में तो उनको दिक्कत होती थी, उन्होंने मुझे सीखने के लिए भी काफ़ी रोका। और एक मेरी फ्रेंड जो यहाँ भोपाल में ही अभी वो हाउसवाइफ है, तो मैं क्या करती थी कि जब बच्चे टिफ़िन में स्कूल में टिफ़िन ले जाते हैं तो मैं उसको खिलाती थी और 10 मिनट का समय होता था तो उसमें दरवाज़ा बंद करके मैं उससे डांस सीखती थी। क्योंकि मेरे घर में परमिशन नहीं थी। तो मैं स्कूल तो चली गई थी, लेकिन कथक सीखने के लिए तो बिल्कुल और गहराई से जानने को वक्त चाहिए, तो मैं उससे सीखती थी। और फिर मैंने दूसरी क्लास की मैंने पहला एग्ज़ाम का फॉर्म भरा। ये कोई आश्रम था जहाँ आप सीख रही थी या कहाँ सीखा है आपने, और आपका गुरु कौन थे? नहीं, वो मतलब मेरे हायर सेकेंडरी तक तो ऐसे सीखना हुआ, क्योंकि मेरे फादर ग्रेसिम में थे और ग्रेसिम बिरलास में तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो शुरुआत में तो मुझे दिक्कत हुई, मैंने उससे मेरी फ्रेंड से सीखा। फिर पहला फॉर्म जो भरा तो मेरे मदर ने अपनी जो बची हुई राशि पैसा होता है उसका मेरे फॉर्म भरवा दिया। मेरे फादर को बहुत बाद में मालूम पड़ा कि मैं डांस सीख रही हूँ, क्योंकि वो पहले मिलिट्री में रहे हुए थे, थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे। अच्छा। तो उसके बाद जब करने लगी और आगे बढ़ने लगी तो मेरे टीचर्स भी मेरे घर आके मेरे को मतलब मेरे पेरेंट्स को समझाते थे कि इसको आप सिखाइए करके। और मुझे अच्छे से याद है कि एक टीचर थे, वो मैं वायलिन भी बहुत अच्छा बजाती थी सेम टाइम। तो उन्होंने मेरे को पापा को आके समझाया कि इसको उनको वायलिन खरीद के दो, और वो मेरे लिए 400 रुपये का, उस समय 400 रुपये का वायलिन लेकर आए थे कलकत्ता से। इसी बीच में आपको ये बताना चाहूँ कि मैं, मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, छोटी वाली सिस्टर, शी इज़ ऑल्सो एडवोकेट इन हाई कोर्ट। तो हम तीनों सिस्टर को मेरे फादर ने डांस सिखाया, तीनों ने कथक सीखा। उसके साथ मेरे ब्रदर ने तबला सीखा, मैंने वायलिन और सितार सीखा, गायन भी सीखा। बड़ी सिस्टर बहुत अच्छा गाती, जैसे मैंने आपको बताया। तो घर में फिर हम लोगों के सबके ये इस तरह का माहौल शुरू हो गया।
और आगे बढ़ने के लिए एक आध समय ऐसा भी आया कि पेरेंट्स जो है कि मदर तो हाउसवाइफ थी, लेकिन फादर जो थे उन्होंने बहुत मुश्किल होती थी फीस भरने के लिए, कि सबकी फीस, उस समय पैसा इतना नहीं होता था, तो और ईमानदारी व्यक्ति के पास तो बिल्कुल भी नहीं होता था। तो उन्होंने एक दिन मुझे याद है कि मेरे तीनों बहनों के लिए 60-60 रुपये फीस भरनी थी। तो मेरे फादर ने जब कहा कि हम कौन सीखना चाहता है, तो मेरी दोनों बहनों ने मिला कि नहीं, इसको सीखने दो। तो वो दिन आज तक मुझे याद है, और आज तक मैं अपने किसी स्टूडेंट से एक पैसा भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो दिन हमेशा मुझे ज़िंदगी में याद रहता है। और उसके बाद आगे आके फिर मुझे यहाँ पर चक्रधर केंद्र में मेरा सिलेक्शन हो गया। तब भी यहाँ पर 82 वो थी एप्लीकेशंस, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। और मैं एक नागदा के पास एक गांव से आई थी जी। तो मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा। तब से मेरे दिमाग में ये भी है कि छोटी जगह हो चाहे बड़ी, मतलब छोटी जगहों में भी प्रतिभाएं होती है। बिल्कुल, छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो, जो करने वाले होते हैं वो निकल जाते हैं। फिर मुझे वो स्कॉलरशिप मिली, और जिस दिन स्कॉलरशिप मिली उस दिन का दिन है, और आज तक फिर मैंने अपने पेरेंट्स से कोई पैसा नहीं लिया जी। मैंने कैसे भी करके अपना काम चलाया जी। तो पर ये है कि मैंने उनसे पैसा नहीं मांगा। और जब मैं प्रोफेशनली करने लगी तो मुझे इतनी, मैं छोटी थी तो समझ नहीं आता था, तो मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मुझे 3000 रुपये का एक प्रोग्राम दे दो, जिसमें से मैं 1500 अपने हॉस्टल का भर दूं, और 3 म्यूजिशियन जो है उनके 500-500 रुपये दे सकूं जी। ये मुझे लगता था। तो दोस्तों, अभी तो हमने विद्या जी के बारे में जाना, पर कहते हैं कि जिंदगी में दुख और सुख साथ में चलता है। तो विद्या जी की कला से भरपूर जिंदगी में क्या अड़चने आई, क्या परेशानियां रही, आइए उनसे जानते हैं। विद्या जी, उस समय में जब आपने कथक को एज अ करियर चुना, तो क्या प्रतिक्रियाएं रही लोगों की? क्या बोलते थे? क्या आस पड़ोस वाले कुछ बोलते थे कभी? असल में क्या है कि मैं पढ़ने में शुरू से बहुत तेज हूँ, तो मेरी टोलर रही हूँ शुरू से, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। तो मेरे घर के, जब मैंने एमए कर लिया तो मेरे घर के लोगों को सब फ्रस्ट्रेशन आ गया था। अच्छा। उनको लगता था कि ये क्या कर रही है, किस फील्ड में जा रही है। तो मैंने बहुत समय उनको बताना ही बंद कर दिया था कि मेरे घर के लोगों को ये न लगे कि ये कोई गलत कर रही है। और एक बार मेरा जॉब लग गया, जैसे अभी जॉब में हूँ, तो वो जॉब में छोड़ के, और फिर मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप मिली 400 रुपये, और जॉब मेरा था 4000 रुपये का। तो मैं छोड़कर, जॉब को छोड़ के भोपाल आ गई। तो सेम टाइम पहले बार मैंने अशोक वाजपेयी जी को जाके मैं ऑफिस में मिली, तो उन्होंने मेरे को, वो तो IAS थे, उन्होंने डांट लगाई कि आपने ये क्या किया। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अभी सीखना है। मेरे मन में यह था कि मुझे और सीखना है, और सीखना है, और सीखना है। तो मैं 400 रुपये का, मतलब 4000 का गवर्नमेंट जॉब छोड़ के 400 रुपये की स्कॉलरशिप में आ गई थी जी। और भगवान की कृपा है कि उसके बाद में मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फेलोशिप मिली, और PSC से सिलेक्ट होकर फिर से जॉब में आ गई। देखिए, उसके बीच का एक वाक़या आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि 92 में परफॉर्म करने गई बॉम्बे जी। तो बॉम्बे में सितारा जी, मेरे गुरुजी ने कहा था कि सितारा जी से ज़रूर मिलना और उनसे कहना कि आपके प्रोग्राम में आए। तो सितारा जी, दमयंती जोशी जी और रोशन कुमारी जी और गोपी कृष्ण जी, ये चारों ऐसे खड़े हुए थे। पर बच्चे को ज़्यादा समझ आता नहीं, तो मेरे को जैसे उन्होंने, मैंने चारों के पैर छुए और फिर मैंने सितारा जी से कहा कि गुरुजी ने कहा है, मतलब शब्दशः मैंने गुरुजी के शब्दों को रिपीट किया कि गुरुजी ने कहा है कि आपके मेरे कल के प्रोग्राम में ज़रूर पधारें। तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे मुड़ कर देखा और वापस वो बात करने लगी जी। तो मुझे तो बहुत ही ख़राब लगा, मैं अंदर से इतनी हिल गई, मुझे इतना इंसल्टिंग लगा कि गुरुजी तो कह रहे थे, तो मुझे लगा कि वो बहुत तवज्जो देंगी मुझे। कोई बात नहीं, मैं चली गई और वहाँ से चली गई और बस इतना कह के, और दूसरे दिन फिर मैं परफॉर्मेंस करने आई। परफॉर्मेंस के लिए मैं जैसे ही स्टेज पर चढ़ रही थी तो एक कोई किसी सिख व्यक्ति थे, वो आए और उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या आपका वीडियो बनाना है। तो मेरा तुरंत मैंने कहा कि उसमें कितना पैसा लगेगा, तो बोले 1000 रुपये। तो सेम टाइम हम, मेरे पास तो मेरे तो 400 रुपये की स्कॉलरशिप चल रही थी, तो मेरे लिए 1000 रुपये देना बहुत कठिन था। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं बनवाना, वो चले गए। उसके बाद मैं स्टेज पे गई, परफॉर्म करने लगी। जैसे ही मैंने एंट्री ली, पहली मेरे को अच्छे से याद है, मैंने विष्णु वंदना की थी और एंट्री लेके स्टेज पर आई और मैंने सामने देखा तो सितारा जी, गोपी कृष्ण जी, रोशन कुमारी जी, दमयंती जोशी, चारों बैठे हुए थे और वहाँ पर गोपी कृष्ण जी भेल खा रहे थे। तो मैं देखकर ऐसी सकते में आ गई, मैं कांपने लगी क्योंकि उस समय 17-18 साल उम्र होगी मेरी। तो मैंने परफॉर्म किया और 2 मिनट की वंदना थी, तो मैं करती रही और कांपती रही। जैसे मैं एग्जिट हुई और मुझे फिर अपना टेक्निकल पार्ट के लिए स्टेज पर आना था, तो मैंने अंदर जाके ग्रीन रूम में सोचा कि देख विजया शर्मा, अभी तेरे गुरु की इज्जत का सवाल है, उनकी कला की इज्जत का सवाल है।
तो अब तुझे डांस अच्छा करना है। जी। और जब मैंने एंट्री ली और फिर मैंने जो 20 मिनट का डांस किया, तो उसके बाद सितारा जी धड़धड़ाती हुई स्टेज पर आई, और वो तो बहुत डैशिंग है, तो उन्होंने ऐसे माइक निकाला उसमें से स्टैंड से और आके खड़ी हो गई, और कम से कम 20 मिनट तक वो मेरे डांस के बारे में बोली। और वहाँ तक तो ठीक था, पर मुझे लगा कि वो 1000 मुझे बहुत महंगा पड़ा कि मेरे पास आज 1000 नहीं थे। जी। नहीं तो मैं वीडियो बनवाती और ये वीडियो मेरे पास होता। जी। लेकिन कोई बात नहीं, सितारा उस ख़त्म होने के बाद वो मेरे से बोली कि तुम कल मेरे घर आना। तो मुझे आश्चर्य लगा कि कल ये मुझे बात नहीं कर रही थी, आज ऐसा कह रही हैं। बोले मुझे अपनी बड़ी बहन तारा देवी से तुमको मिलवाना है, वो अस्वस्थ है इसलिए मैं आपको अपने घर बुला रही हूँ, और मैं वहाँ खाना भी मैं आपके लिए बनाऊँगी। जी। दूसरे दिन जब मैं उनके घर गई तो उन्होंने अपने हाथ से मेरे लिए इडली सांभर बनाया, और मैं वो दिन भूल नहीं सकती। और फिर अपनी बड़ी बहन के पास मुझे बिठा दिया और उनसे बात करती रही, और उसके बाद उन्होंने मेरे से वचन लिया कि जब भी बॉम्बे आओगी तो तुम मेरे घर पे ही ठहरोगी। विद्या जी, अपने आप में ही बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत कठिनाइयों का सामना किया आपने, लेकिन कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। जी। तो दोस्तों, विद्या जी से रोचक बातें जारी रहेंगी। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। विद्या जी, आप कथक की बड़ी जानकार हैं। इसी तौर पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्लासिकल डांस और वेस्टर्न डांस की आप किस तौर पे तुलना करती हैं? मुझे लगता है कि इन दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा नृत्य, हमारी परंपराएं पूरे विश्व में सर्वोपरि हैं। विदेशों में भी मेरे को कई बार कार्यक्रम करने का अवसर मिला है जी। तो मैं ये देखती हूँ कि शायद हमारे भारत में इतने लोग इज्जत नहीं करते जितने विदेशों में करते हैं। जी। वो हमारे नृत्य को देखकर रोते हैं, जी। हमें छूने की कोशिश करते हैं, हमसे आके बात करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनको हमारी लैंग्वेज नहीं पता होती। बिल्कुल। तो ये मेरा अनुभव रहा है। मैं 2-3 बार मुझे विदेश जाने का अवसर मिला है। पहली बार में विद्या जी, भारत में भी अगर देखा जाए, जब बात क्लासिकल डांस और वेस्टर्न डांस की चल रही है, तो भारत में भी देखा जाए तो आजकल बहुत जुगलबंदियां चल रही हैं, और चाहे वेस्टर्न क्लासिकल हो चाहे क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल हो, तो कथक में इन प्रयोगों की आप कितनी पक्षधर हैं? देखिए, प्रयोगों की तो मैं बिल्कुल पक्षधर हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही रहा है पीएचडी का कथक चेंजेस एंड इनोवेशन। जी। इनोवेटिव काम तो मैं करती रहती हूँ, मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है। जी। एक ही चीज़ को मुझे दोबारा करने में बहुत मज़ा नहीं आता। जी। तो बात यह है कि फ्यूज़न की जहाँ तक बात है कि इसके साथ कथक के साथ या उज्बेकिस्तान का कोई नृत्य हो या कहीं और का हो, तो वो तो हमने भी किया। 88 में हम गए थे, हमने गंगा और ओल्गा एक नृत्य किया था वहाँ पे मॉस्को में। तो मेरा कहना ये है कि उसमें तत्व मिलते हैं कहीं ना कहीं, उसमें क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, उसको देख के उसको समझ के काम करना होना चाहिए। जी। पर बात आप वेस्टर्न की जहाँ तक कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इंडिया में जितने भी लोग वेस्टर्न कर रहे हैं उनको उसकी अधकचरा डांस है। जी। आपको तो पहले अपने विदेशी लोग यहाँ के डांस सीख रहे हैं। आप सोचिए हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म को, और बहुत जिसको तन्मयता के साथ सीख रहे हैं। तो क्या हमको अपनी संस्कृति बचाने के लिए नहीं सीखना चाहिए? जब हमें पता है कि वो सर्वोपरि है पूरे विश्व में, तो हमें तो उस पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि हम उनको फॉलो करें। उससे फिर वेस्टर्न डांस भी निखर के आता है। हाँ, अगर क्लासिकल आपने सीखा, मैंने भी सीखा है। जी। मैंने भी अमेरिकन डांसर से वेस्टर्न सीखा है। जी। है ना, लिंडा डेविस और सरा स्टॉकहाउस से अमेरिकन डांसर से 90 में सीखा। लेकिन बात इतनी है कि आपको उतनी समझ होनी चाहिए कि दोनों का डिफरेंस कैसे रखे, कैसे यूज़ करें जिसका इम्पैक्ट अच्छा हो, गलत ना हो। और हम इससे मतलब इस भ्रम में ना रहें कि ये कल्चर बहुत अच्छा है। हमारा इंडियन कल्चर, मैं बार बार बोल रही हूँ कि सर्वोपरि है, तो हमको उसको सीखना चाहिए। उसके साथ उसको कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, हम पीएचडी कराते, कितने बच्चे हमारे अंडर में करते, तो हम दूसरे देशों के डांस के उनसे कंपैरिजन करा के उनके तुलनात्मक अध्ययन करवाते हैं। जी। लेकिन हमें अपनी मतलब परंपरा और अपनी संस्कृति की इज्जत तो करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा विद्या जी आपसे बात करके। अंत में बस आपसे यही निवेदन रहेगा कि हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं उनके लिए आप कुछ ऐसे 4 शब्द कहिए जिससे वो आपसे प्रेरणा ले सके, खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 27 साल से 42 साल से मैं परफॉर्म कर रही हूँ, और 27 साल मुझे शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय में एज ए विभाग अध्यक्ष काम करते हुए हो गए। तो मैं अभी जब से काम कर रही हूँ तब से मैं गरीब बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर व्यक्ति लक्ष्य को साध ले, उसके बाद प्रचंड पुरुषार्थ, अनुशासित रहे, समय प्रबंधन करे और अपने आप को समर्पित कर दे। यदि
बच्चा ये मान ले कि गुरु जो कह रहा है वो ब्रह्म वाक्य है, मैं तो इसी कारण यहाँ तक पहुँची हूँ, तो गुरु का जो ब्रह्म वाक्य है मान कर आगे बढ़े, तो वो किस स्तर तक पहुँच सकता है वो उसको मालूम नहीं है। मतलब उस सफलता उसके कदमों में होगी। जी बिल्कुल। आप करिए तो मेहनत इतनी करिए कि ईश्वर को आपको मदद करने पर मजबूर होना पड़े। ये बच्चों को ज़रूर करना चाहिए। आज के बच्चे ना बहुत धैर्य नहीं है उनमें, वो जल्दी से टीवी में आना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। नहीं, पैसा तो बरसेगा, लेकिन आप उस स्तर तक पहुँचे। एक चीज़ और है कि लोगों को पता ही नहीं है कि डांस के अंदर क्या कैरियर है। आप सोचिए, आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, एक व्यक्ति कलाकार हो सकता है, प्राध्यापक हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, कोरियोग्राफर हो सकता है, उद्घोषक हो सकता है, आप फिल्मों में काम कर सकते हैं, आप किसी संस्था के डायरेक्टर हो सकते हैं, अपनी खुद की संस्था खोल सकते हैं, कला समीक्षक हो सकते हैं। ऐसे मालूम नहीं कितनी चीज़ें हैं जिसको आप कर सकते हैं। आप इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, आपको ज्ञान है तो बहुत बहुत स्कोप है। बल्कि आज का समय ऐसा है कि आपको तय करना है कि मुझे किस फील्ड में जाना है, या और गुरु हो सकते हैं, आप परफॉर्मर हो सकते हैं, और क्या चाहिए। इतने रास्ते हैं डांस से कमाने के। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बातें तो हमारे पास बहुत है करने के लिए, पर घड़ी की सुइयां दौड़ रही हैं। बहुत अच्छा लगा विद्या जी आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद जी। तो देखा आपने दोस्तों, आज हमें ना ही सिर्फ नृत्य और कथक के बारे में बल्कि कला के बारे में भी कितना कुछ जानने और सीखने को मिला। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हम इसी तरह आपको अपने मेहमानों से परिचय कराते रहेंगे और सीखने सिखाने का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चुका है इस कार्यक्रम को समाप्त करने का। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।